हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट यूनिट वन शॉट में स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपना पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं चार्ज से। कहाँ से? बोला करो। चार्ज से। चार्ज। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। एवरी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक, उसके अंदर की खुद की प्रॉपर्टी है। विच ऑलवेज कम्स विद मास, जो हमेशा मास के साथ रहती है। यानी कि जिसमें मास है उसमें चार्ज भी होगा, जिसमें मास है उसमें चार्ज भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक पार्टिकल ऐसा भी होता है जिसमें मास है लेकिन चार्ज नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनमें मास है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें चार्ज है और मास नहीं है। यानी कि चार्ज जिसमें है उसमें मास नहीं है, जरूर होगा, उसमें मास जरूर होगा। हाँ, जिसमें मास है उसमें चार्ज भी होगा, होता है जनरली। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनमें मास के साथ साथ चार्ज नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन। जैसे न्यूट्रॉन। बाकी सभी पार्टिकल ऐसे हैं जिनमें मास होता है, चार्ज भी होता है, चार्ज होता है, मास भी होता है। एक पार्टिकल और है फोटोन, जिसमें ना चार्ज होता है ना मास होता है रेस्ट में। चलिए, चार्ज क्या है ये समझ में आ गया। यानी कि एवरी मटेरियल में चार्ज होता है, हर मटेरियल में चार्ज होता है। इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो चार्ज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप उनको तीन प्रॉपर्टीज यहाँ मेन पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी होगी एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को ऐड किया जाता है एल्जेब्रिक सम के थ्रू। किसके थ्रू? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम जानते हैं? बोलो, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। एल्जेब्रिक सम में क्या होता है? प्लस प्लस की सारी जो क्वांटिटीज हैं उनको एक तरफ, माइनस माइनस की एक तरफ जोड़ी जाती हैं। जैसे एक बॉडी है मेरे पास, ये इसमें कितना चार्ज है? Q1 है, Q2 है, Q3 है, बहुत सारे चार्जेस हैं, Q4 है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेट जो चार्ज निकालना है वो प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस माइनस वाले एक तरफ। ये है एडिटिविटी, यानी कि एल्जेब्रिक सम। जैसे एल्जेब्रा में सम करते हैं, प्लस प्लस वाली सारी चीजें एक तरफ, माइनस माइनस वाली सारी क्वांटिटीज एक तरफ, और उनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज। चार्ज जो है वह कंजर्व रहता है, यानी कि जितना चार्ज हमारे पास है उतना ही रहेगा। इस यूनिवर्स में ये कहें कि चार्ज कंजर्व है तो कंजर्व है। कंजर्व का मतलब ना तो नया बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर हो सकता है, नॉट डेस्ट्रॉय और नॉट नॉर बी क्रिएटेड। यानी कि अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं, कोई आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे एक सिस्टम ले लिया कि मेरे पास एक तो Na है, एक Cl है। Na है और Cl है, दोनों एलिमेंट हैं। Na में कितना चार्ज बोलो? 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन। टोटल चार्ज कितना हो गया अनिल? इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 11। इसमें कितने? 17। टोटल कितने हुए? 17 और 11 कितने हुए? 28। कितने हुए? 28। अब मान लो हमें इन दोनों से मिला के आप जानते हैं कि Na और Cl को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, कॉमन साल्ट NaCl बनेगा। तो NaCl के फॉर्मेशन में क्या है? Na जो है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और उसको Cl जो है गेन कर लेता है, तो Cl माइनस बन जाता है। Cl माइनस बनता है, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन से क्या बन जाता है? NaCl। अब यदि NaCl में नेट चार्ज देखें तो देखिए कि वही Na और Cl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने रह गए? 10।
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो गए 18। अब देखो नेट चार्ज कितना है 28। कितना है 28 यानी कि पहले भी 28 था अब भी 28 है। इस पे से चार्ज इस पे चला गया Na से चार्ज Cl में चला गया। चार्ज का ट्रांसफर तो हो सकता है, चार्ज का ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन चार्ज को हम बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यानी कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है ऑलवेज कंजर्व रहता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा तो एक में कम होगा दूसरी में उतना बढ़ जाएगा, दूसरे में कम होगा तीसरे में बढ़ जाएगा। अगर इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, इसमें कई सारी बॉडीज मान लें, इन सब चार्जेस को हम बॉडीज मान लें तो एक बॉडी से चार्ज इस पे चला गया, इससे इस पे चला गया, इससे इस पे चला गया, लेकिन क्या इससे इस बॉडी का नेट चार्ज चेंज होगा? नहीं नहीं होगा। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी है ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं। सीधे सीधे आपको फॉर्मूले बता देता हूं, Q इक्वल टू NE। यानी कि चार्ज जो है वह एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में रहता है। उस छोटे पैकेट को डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस पैकेट को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप 5 रुपए लेते हैं, 5 रुपए लेके दुकान पे जाते हैं कि साहब मुझे एक बिस्कुट दे दो, तो क्या वो एक बिस्किट देगा कि पैकेट देगा? पैकेट देगा। आप 10 देंगे तो कितने पैकेट देगा? 2 पैकेट देगा। आप उसको 7 रुपए देंगे तो 7 रुपए देंगे तो क्या करेगा? 5 रुपए का एक पैकेट दे देगा, 2 रुपए लौटा देगा। क्या आधा पैकेट दे देगा? नहीं देगा। ऐसे ही कोई बॉडी से जो चार्ज मिनिमम जो चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज हम मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हैं, उस मिनिमम चार्ज को हम क्या कहते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है वह क्वांटा के जो है मल्टीपल इंटीजर्स में रहता है। इंटीजर्स का मतलब n की वैल्यू क्या है? इंटीजर 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अब ये E क्या है? E है एक क्वांटा ऑफ चार्ज। E क्या है? क्वांटा ऑफ चार्ज। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है तो E क्या है? E पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना, E की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या हो जाएगी? हाँ, आप यूनिट चार्ज की यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? मिनिमम जो ट्रांसफर हो सकता है वो कितना है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? और नेगेटिव चार्ज जो हो सकता है वो कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज का क्वांटा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के क्वांटा को प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज के क्वांटा को इलेक्ट्रॉन। और ये क्वांटा ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, मिनिमम एक क्वांटा, मिनिमम। यानी कि ये बिस्किट का एक पैकेट है, जैसे बिस्किट का एक पैकेट है ऐसे ही चार्ज का एक पैकेट है। ये क्लियर? अब बिस्किट 2 टाइप के होते नहीं, एक ही टाइप का है, लेकिन ये 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को प्रोटॉन कहेंगे, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो ये 3 प्रॉपर्टीज आप समझ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है चार्ज का ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के हमारे पास 3 मेथड हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला क्या है? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी कि 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है। जिसमें चार्ज ज्यादा अवेलेबल है या इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन से बाउंड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। सीधी सी बात है। चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, जब 2 बॉडीज में फ्रिक्शन होता है। दूसरा क्या है? चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को टच कराएंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा, जो अनचार्ज बॉडी है उसमें चला जाएगा। दिस इज कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब कंडक्शन के थ्रू चल करके। और तीसरा क्या है? चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना। इंड्यूस कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है,
इस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है, न्यूट्रल, इसको मान लो ए, क्या मान लिया, ए, इस बॉडी के पास में मैं कोई दूसरी बॉडी ले आया जो कि चार्ज है, जो कि चार्ज है, कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अब इस बॉडी को मैं इसके पास लाऊंगा, इस बॉडी को इस बॉडी के पास लाऊंगा, बी को ए के पास लाऊंगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तभी तो न्यूट्रल है। यस बोलो, सर, बिल्कुल तभी न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके टोटल नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसमें पोलरिटी हो गई, क्या हो गई, पोलरिटी, पोलरिटी, यानी कि दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हटा दिया, इस बॉडी से अब क्या करेंगे, इस बॉडी में अब दो चार्ज, पोलरिटी हो गई, पोलरिटी की वजह से इधर क्या हो गया, इसमें टोटल प्लस, इधर क्या हो गया, प्लस, अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इस नेगेटिव चार्ज को अर्थिंग कर दो, और अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिव की अर्थिंग कर दो। बोलो क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, इसको अर्थिंग कर दो, अर्थिंग कर देंगे तो ये पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, पहले पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आवेशन हो गया, सॉरी अपना चार्जिंग हो गया। चार्जिंग के बाद आता है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एक इफेक्ट होता है, उसको बताएंगे। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। अगर रेस्ट में चार्ज की वैल्यू 2 कूलाम है, रेस्ट में चार्ज की वैल्यू 2 कूलाम है, तो मोशन में भी 2 कूलाम ही होगी, होगी, लेकिन इससे एक चीज हो जाएगी, एक चीज बन सकती है। क्या हो सकता है कि देखो, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन, रेस्ट, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, ओके। यस सर, इफ चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों ओर बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और कुछ नहीं। अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, बनेगा। ये तो पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तीसरी सिचुएशन ये है कि इफ चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, विद एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी मतलब चल रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी है। एक्सीलरेटेड का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ में कुछ रेडिएशन बनाएगा, रेडिएशन इमिट करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। उन रेडिएशंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव्स। क्या कहते हैं, EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहते हैं, electromagnetic waves, ईएम वेव्स। तो ये तो हो गया मोशन में। अब आता है देखो, चार्ज दो टाइप का होता है, ये सब हम जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये देखा गया, कुछ प्रैक्टिकल हुए थे जो मैंने पहले कराए थे स्टार्टिंग में। कुछ प्रैक्टिकलों में ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। यानी कि लाइकली चार्ज में रिपल्सन होता है और अनलाइकली चार्ज में अट्रैक्शन होता है। लाइकली चार्ज में रिपल्सन और अनलाइकली चार्ज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ बताइए, लाइकली चार्ज में रिपल्सन और अनलाइकली चार्ज में अट्रैक्शन। तो देखिए, इस अब अट्रैक्शन और रिपल्सन है तो कितना है, क्यों है, कैसे है, उसको देखते हैं। देखिए, तो एक साइंटिस्ट थे कूलाम, कौन थे, जॉर्ज कूलाम। इन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कूलाम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ कहते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
सॉरी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्स लॉ। कूलाम ने एक लॉ दिया, दो हमारे पास चार्ज हैं, उस डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। उसके लिए एक फोर्स, एक लॉ दिया जिसको हम कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, और ये R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? R। तो उन्होंने कहा था कि ये जो फोर्स है, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो है, इफ बोथ आर पॉइंट चार्ज। दो कंडीशन है, पहले तो कंडीशंस याद रखेंगे। इफ Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज, कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब छोटे होने चाहिए डिस्टेंस की तुलना में। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये चार्ज कम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए पॉइंट चार्ज, जिससे इनकी डिस्टेंस आसानी से मेजर की जा सके। अगर ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब इन दोनों की डिस्टेंस कौन सी मानोगे आप? 3 डिस्टेंस हो रही है, कौन सी लोगे? ऐसी सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दूसरा ये दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए। पॉइंट चार्ज एंड बोथ आर इन रेस्ट, both are in rest, then the force between them is directly proportional to the product of both charges। Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशनों को मिलाते हैं तो हमारे पास आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे हम इसको हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो K जो है वो क्या है? K की वैल्यू अभी हम बताएंगे क्या, तुम्हें पता ही है अभी तो फोर्स जो है वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फोर्स डिपेंड करता है 3 चीजों पर। एक तो ये जो चार्ज हैं इनकी क्वांटिटी पर, इनके बीच की डिस्टेंस पर, और तीसरा के डिपेंड करता है मीडियम पर। किस पर? मीडियम। ये दोनों चार्ज आपने किस मीडियम में रखे हुए हैं, या इन दोनों के दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो सपोज करो मीडियम क्या है? एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम। अगर एयर या वैक्यूम है तो सीधे सीधे हम के की वैल्यू बता देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये के की वैल्यू निकल के कहां से आती है? एक इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप वैसे तो इससे परिचित हैं पहले से ही। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये एप्सिलॉन नॉट हमने जो लगाया है, नॉट का मतलब है वैक्यूम या एयर के लिए। वैक्यूम या 4 का वैल्यू आपको पता है 4 है, पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी न्यूटन हो जाएगी, सॉरी इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर। एक मिनट, यहां से पहले इसकी के की यूनिट निकाल लेते हैं। के की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? इधर फोर्स है तो न्यूटन, आर स्क्वायर पे कर लाएंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब देखो के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा? के का रिवर्स, के का रिवर्स। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ओके, यस सर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अगर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रखें तो के की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 1/4 पाई इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा कूलाम्स लॉ हो गया। अब देखिए इसका मोस्टली इसका एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है वेक्टर फॉर्म। क्या है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है कि हमें डायरेक्शन बतानी है फोर्स की। क्या बतानी है? डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा दो चार्जों के बीच में लगा है,
दो चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है, दो चार्ज को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग लगता है, उस लाइन के अलोंग लगता है। जैसे मान लीजिए ये Q1 है और ये अपना Q2 है और मैंने इसको एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम में रख दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इनको ज्वाइंट करने वाली लाइन, इसको मान लो A, इसको मान लेते हैं B। तो ये Q1 है, Q1 के कारण Q2 पर, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो Q2 पर किधर लगेगा, इस साइड में, और इसके कारण इस पे किधर लगेगा, इस साइड में। तो Q1 पे Q2 का, Q1 पर Q2 का इसको बोलेंगे F12, इसको क्या बोलेंगे, Q1 का Q2 पर, Q1 का इसको बोलेंगे F21। अब वेक्टर लगा देते हैं दोनों को, क्योंकि अब हम डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ये तो होगी F21 की डायरेक्शन और ये होगी F12 की डायरेक्शन। समझ गए? एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं, एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं? हाँ, रिवर्स है, इसलिए हम कह सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलवेज कैसे आएंगे, अपोजिट। कैसे आएंगे, अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर और ये इसको, तो भी अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसलिए F12 इक्वल्स टू माइनस F21। आपने ऐसा कहीं पहले भी पढ़ा था क्या? नहीं सर। यस सर, ऐसे बोला करो, यस सर पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? थर्ड लॉ, याद करो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन क्या थे, फोर्स। तो वहां भी तो ऐसा ही था, एक पॉजिटिव और एक इक्वल एंड नेगेटिव, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट। तो ये फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है। कई बार एग्जाम में आया, याद रखना। इट मींस कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोला करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये मोशन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा आपको बताया था क्या, फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्जेस, फोर्स बिटवीन वेरियस चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको हमने कहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहा था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, बहुत सारे चार्जेस ले लेते हैं और उनका कूलम फोर्स से ही सबका अलग अलग निकालते हैं और ऐड कर देते हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, जब को अभी हमने बताया था कि जब कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, जब कोई चार्ज है तो उसमें से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? या ये कहें कुछ लाइंस निकलती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये फील्ड लाइंस एक तरीके से इमेजिनरी होती है, ये कहें इनविजिबल होती हैं। कैसी होती हैं? इनविजिबल, दिखाई नहीं देती हैं। अब इनविजिबल जो है वो कैसी हो गई, फिर कैसी हो गई? इमेजिनरी। कैसी हो गई? इसलिए जो फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी कर्व हैं। क्या है? इमेजिनरी कर्व। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से कुछ इनविजिबल फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। बाहर निकलती हैं, क्या बोल रहा हूं? बाहर निकलती हैं। इस तरीके से इसमें से फील्ड लाइंस चारों ओर क्या निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है? यस सर। और नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर एंटर करेंगी, उसके अंदर बोलो एंटर करेंगी। इतना भी नहीं बोला जाता क्या? उसके अंदर फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। बहुत जोर से मत बोला करो। ये फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही है। ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है और टोटली कैसी होती है, इमेजिनरी, यानी कि इनविजिबल। कैसी होती है? इनविजिबल। अब ये फील्ड लाइंस जहां जहां तक फैली होती हैं, जहां जहां तक जैसे यहां से यहां तक ऐसे ऐसे करके फैली हुई, सपोज करो
जहां जहां तक ये फील्ड लाइंस अवेलेबल हैं वहां वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वहां वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यानी कि अगर किसी दूसरे चार्ज को, अगर किसी दूसरे चार्ज में बशर्ते उस चार्ज का अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, मान लो मेरे पास बहुत छोटा सा चार्ज है, कितना सा, बहुत छोटा सा, जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और है भी तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए वो चार्ज ये है, वो क्या है, ये वो चार्ज है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं है। अब मैं इस चार्ज को यहां रखूं तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं यहां लाऊंगा अब भी, नहीं होगा, यहां लाऊंगा अब भी, नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहां टच कराऊंगा इस पर फोर्स लगेगा। अगर ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसको अंदर की ओर खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, यानी दूर हटाएगा, हटाने की कोशिश करेगा। कब, जब मैं इस फील्ड के अंदर एंटर करूंगा। तो फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझे, जहां जहां तक फील्ड लाइंस हैं वहां वहां तक उसका फील्ड है। उसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा या दूसरे चार्ज का फील्ड आएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। समझ रहे हैं? यस सर। ओके, तो फील्ड क्या है, ये फील्ड लाइंस बना रही है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और जहां पर इनकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, कम होगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा कहां पर है, चार्ज के पास में सबसे ज्यादा है, चार्ज के पास में। सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनकी डेंसिटी कम होती जा रही है, डेंसिटी कम होती जा रही है, यहां भी देखो पास में ज्यादा है, दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि ये फील्ड लाइंस चार्ज के पास में ज्यादा डेंसिटी होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाती है। दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। एक ओके, ओके। चलिए, ये फील्ड लाइंस की एक और खासियत है, क्या है कि ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती हैं? रीजन बताया था पहले भी, कोई बताएगा? कोई बताएगा? दो फील्ड लाइन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर कोई दो फील्ड लाइन है एक ही चार्ज की, एक ही चार्ज की, एक फील्ड लाइन तो ये है और दूसरी फील्ड लाइन ये है, ये दोनों मान लो सपोज करो इंटरसेक्ट कर गई, ये सपोज करो इंटरसेक्ट कर गई, किसी भी कारण से इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही चार्ज की है, दो चार्ज की नहीं है, एक ही चार्ज की फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, हम बता रहे, मैंने पहले बताया था कि फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट जो खींचेंगे, फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर क्या खींचेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट जो खींचेंगे वो टेंजेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर निकालूं, इस पॉइंट पर तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, सीधे बता देंगे आप, इधर से इधर जा रही है मान लो, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि साहब इस पे यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे खींच दीजिए, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लो यहाँ पे पूछूंगा तो यहाँ भी आप बता देंगे सर यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन मैं यहाँ पर पूछूं तो कंफ्यूजन है कि सर एक तो डायरेक्शन इस पे ये हो रही है, और अगर इस लाइन पर इस फील्ड लाइन पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो ये हो रही है, एक ये हो रही है E1, एक ये हो रही है E1। मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही क्वांटिटी, एक ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है उसकी दो डायरेक्शन हो रही है, एक ही चार्ज है, एक ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन दो। ये क्या पॉसिबल है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या देते हैं फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है कि भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस। क्या निकल रही होंगी, खूब सारी क्या निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस। क्या निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस। अगर मैं कोई ऐसा चार्ज ले लूं, क्या चार्ज, कैसा चार्ज, जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और ऐसे चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज लिया और मैंने यहां पर रख दिया, एक टेस्ट चार्ज लेकर के मैंने यहां पे रख दिया, टेस्ट चार्ज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्यू नोट से। कैसे, क्यू नॉट से, क्यू नोट क्या है, कोई ऐसा चार्ज जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं है, ऐसा सपोज करते हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है, टोटली इमेजिनरी है, टोटली इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। तो ऐसा चार्ज हमने इमेजिन कर लिया कि साहब इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि बहुत छोटा चार्ज ले लिया, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, और वो छोटा चार्ज लेकर के यहां रख दिया।
और ऐसा मानते हैं इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का नहीं है, तो इस चार्ज पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगेगा। भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपल करेगा इधर, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। इस पर क्या लगेगा, और किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो किसी यूनिट चार्ज पर, किसी यूनिट चार्ज पर या किसी टेस्ट चार्ज पर, किसी टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और फोर्स की डायरेक्शन भी वही है। तो अब डेफिनेशन यहां से बन जाती है। क्या क्या डेफिनेशन हुई, द फोर्स applied on unit charge in an electric field is called its electric field। क्या कह रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसकी यूनिट भी आप समझ जाएंगे, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। ओके, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते हैं। अब हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते हैं, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड अब वन शॉट में निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं उनके सारे तुम्हें एक बार उनकी कुछ मेन खास बातें बताऊंगा और उनके फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके, अभी के लिए इतना बहुत है। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखिए हमारे पास ये कोई चार्ज है और ये हमारे पास कोई ऐसा नॉन सिमेट्रिकल क्या है, फील्ड है, क्या है, कोई बॉडी है ऐसे समझ लीजिए, या कोई प्लेन है। अब इसमें से क्या है, फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और ये फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही होंगी। तो इन फील्ड लाइंस से क्या है कि इस बॉडी से जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस इस बॉडी के परपेंडिकुलर या इस प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उनको, उनकी संख्या को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन और अ सरफेस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब इससे परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो गया, फाई क्या हो गया, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी बॉडी से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर, कि उससे कितनी फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। तो फ्लक्स को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए देखो ये एसिमेट्रिकल प्लेन है, इसका कोई एरिया तो है नहीं, लेकिन इसका जो एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक यहाँ पे एक छोटा सा एक ds ले लिया, ds मतलब एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया जिसको हम क्या कह रहे हैं, ds। क्या कह रहे हैं, ds। और इससे जितनी फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर पास हो रही हैं उनको हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, फ्लक्स। तो यहाँ से छोटा सा एरिया है इसलिए इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो भी बहुत कम होगा, इसलिए मैं उसको नाम दे रहा हूँ d5। क्या नाम दे रहा हूँ, d5। तो d5 क्या है, फ्लक्स क्या है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। देखिए वैसे तो एरिया जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनके लिए हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया नहीं, एरिया वेक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। यहाँ एरिया नहीं, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या है, कोई प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि
90 डिग्री के एंगल पर। जैसे ये प्लेन है तो इस प्लेन पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो किधर होगी, या तो आपकी तरफ बाहर की ओर और या फिर अंदर की ओर, दोनों तरफ परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैं डी ए वेक्टर या ए वेक्टर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डी ए वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर की ओर या बाहर की ओर, इनवर्ड या अपवर्ड। तो डी फाई क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हमें कंप्लीट निकालना है, कंप्लीट फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाई निकालने के लिए दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां लग जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड। कैसा, क्लोज्ड, क्लोज इंटीग्रेशन करना है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप डॉट प्रोडक्ट को जानते हो कैसे करते हैं, ई वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए यहाँ ई लगा देते हैं, लेकिन हम अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बार बार ई नहीं लगाऊंगा, केवल फाई लिखूंगा। तो ये क्या है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है, फाई। अब इसकी यूनिट भी देख लो, यूनिट भी याद रखना, यूनिट भी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिट और डायमेंशन। डायमेंशन मैंने अलग अलग लिखा रखी है सबकी। देखो एरिया वेक्टर की तो यूनिट क्या है बताइए जरा, न्यूटन पर कूलम अभी बताई थी, और डी ए वेक्टर की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की कोई होती नहीं, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। ओके बच्चों, ठीक है, ये हो गया अपना फ्लक्स। इसके बाद फ्लक्स के बाद एक चीज और है, डाइपोल। क्या है, डाइपोल। डाइपोल क्या है, डाई मीन्स दो, डाई मीन्स और पोल मीन्स पोल, जिसमें दो पोल हों, जिसमें दो पोल किसके, चार्ज के, किसके, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इक्वल चार्ज एंड अपोजिट। इक्वल कैसा हो गया, क्यू, इक्वल क्या क्या हो गया, दोनों तरफ क्या है, क्यू, अपोजिट इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर बाउंड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई नॉर्मल एक्शंस। नॉर्मल एक्शन से हम इनको अलग नहीं कर सकते, नॉर्मल एक्शनों से हम इनको अलग नहीं कर सकते। और बहुत कम डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से बाउंड रहते हैं। और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम कहते हैं 2L। क्या कहते हैं, 2L। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, यहां से सेंटर पॉइंट से इधर भी इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, L। कितनी होती है, L। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, और इधर भी L, तो L इधर और L इधर, तो टोटल कितनी हो गई, 2L। कितनी हो गई, 2L। ये हो गया डाइपोल। अब देखिए ये चार्ज है Q और ये क्या है, दूसरा चार्ज है माइनस Q। देखिए एक होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मैंने क्या बताया था तुम्हें, P, क्या बताया था, इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। यानी कि दोनों में से एक चार्ज की क्वांटिटी लेनी है, दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। चार्ज का क्या लेना है, नॉट साइन, Q इंटू इन दोनों चार्ज के बीच की टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, तो उसको क्या कहेंगे, Q इंटू 2L। Q इंटू 2L, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अब समझ में आ गया होगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यस सर। हाँ, डाइपोल मोमेंट पहले भी बता चुका हूं कई बार। Q इंटू 2L कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया डाइपोल। डाइपोल मोमेंट समझ गए, P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ, चाहे तो प्लस का ले लो चाहे तो माइनस का ले लो, लेना मैग्नीट्यूड है।
और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है 2L से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। मोमेंट। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट के बाद, डाइपोल मोमेंट के बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, डाइपोल। अब ये डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? बनेगा। तो लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल। सपोज करिए ये हमारे पास एक डाइपोल है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों को यदि ऐसे मिला दें और ये भी इनका बीच का सेंटर हो गया, इधर भी एल और इधर भी एल, तो इसकी दो सिचुएशन होती हैं। एक तो ये हो सकती है कि भाई चार्ज यहाँ रखा हो, इस एक्सिस पर कहाँ रखा हो, दोनों चार्जों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये तो हो गई एक्सिस। और दूसरा हो सकता है कि एक्सिस पे ना रखा हो, ऐसे रखा हो इस पे परपेंडिकुलर लाइन पे, इसको कहते हैं इक्विटोरियल। क्या कहते हैं? इक्विटोरियल। इक्विटोरियल ऑफ डाइपोल। तो पॉइंट दो सिचुएशन में हो सकता है, एक तो एक्सिस पर जिसको कहेंगे एक्सियल पोजीशन। क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। और एक क्या होता है? इक्विटोरियल। एक क्या होता है? इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पे अलग आएगा और अपना जो है एक्सियल में अलग आएगा। तो पहले एक्सियल पोजीशन, डेरिवेशन पहले करा चुका हूं। एक्सियल पोजीशन, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया था बताइए जरा? के 2p अपॉन आर क्यू। क्या आया था? के 2p अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में होती है। पी की डायरेक्शन में होती है। के इक्वल टू 2p अपॉन 2p वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे एक्सियल में। और दूसरा इक्विटोरियल पोजीशन। दूसरा कौन सा है? इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन में डेरिवेशन पहले करा चुका हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। इधर आएगा। और इधर जो आएगा वो कौन सा कहलाएगा? वो कौन सा कहलाएगा बताओ जल्दी से? इक्विटोरियल पोजीशन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। के पी अपॉन, और यहाँ 2p था, यहाँ p रह जाएगा, और वेक्टर सेम है इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। ये इसका सभी वेक्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट। एनी पॉइंट तो अपने सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट आता है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। फोर्स लगता है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। क्यों? क्योंकि डाइपोल में दो फोर्स हैं। कैसे कैसे? ये मान लीजिए, सपोज करिए हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को रख दिया, एक डाइपोल को रख दिया, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। एक डाइपोल रख दिया, कितने एंगल पे रख दिया? मान लो सपोज करो थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? एंगल पे। अगर मैंने यहाँ थीटा एंगल पे रख दिया, थीटा एंगल पे रखूंगा तो देखो क्या होगा। ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू पर एक फोर्स लगेगा। मैंने बताया माइनस क्यू पे किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और इस पे किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। अब इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि इस पे भी एफ कितना होगा? क्यू इंटू ई। और इसमें भी फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई। लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो जब किसी रिजिड बॉडी पर सेम फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और अलग अलग उनकी क्या होती हैं? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है। यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है। तो इसमें क्या होगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बता दिया, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कैसे आया था सब पहले मैं बता चुका हूं। डायरेक्शन कैसे होगी? पी वेक्टर और ई वेक्टर के परपेंडिकुलर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टाउ वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये हो गया आप इसका टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क इन मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यस सर। नेक्स्ट आता है वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, मुझे मेरे पास एक क्या है, डाइपोल है, क्या है, डाइपोल। डाइपोल, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, इधर से भी एल, इधर से भी एल। तो इस पर क्या है, एक फोर्स लगेगा, हम जानते हैं, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क के कारण क्या है, इसको हमें उस टॉर्क के अपोजिट या उसकी डायरेक्शन में घुमाना है, या तो टॉर्क के अपोजिट या टॉर्क की डायरेक्शन में घुमाना है, लेकिन इस तरीके से घुमाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो। इस तरीके से यदि हम घुमाएंगे तो हमें घुमाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जितना टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा, अगर उसकी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो उसको रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा। हमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, पहले बता चुके हैं। तो इसके कारण जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना होगा, मैं पहले बता चुका हूं, पी ई कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब ये कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू क्या थे कि सपोज करिए पहले कहां था, ये जो है ऐसे मान लेते हैं, यहां से ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा था थीटा। हमने घुमा दिया इसको ऐसे करके, ऐसे इतना घुमा दिया। अब ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा टू, थीटा टू। दूसरा जो एंगल वो कितना है, थीटा टू। पहले थीटा वन एंगल बना रहा था, अब थीटा टू बना रहा है घुमाने के बाद। तो थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में जो वर्क डन है वो आ जाएगा W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। अब इसकी मैंने तीन सिचुएशन बताई थी। एक तो बताई थी स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बताई हम, हाँ जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि थीटा वन इक्वल टू जीरो, तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहती है, जब थीटा वन कितना हो, जीरो, यानी कि ये डायरेक्शन में हो, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थीटा वन स्टेबल है। अब स्टेबल से हमें थीटा घुमाना है, स्टेबल से हमें थीटा घुमाना है, तो थीटा वन तो कितना हो गया, जीरो, और थीटा टू कितना हो गया, थीटा। रख देंगे W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन, यानी कि जीरो, कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा टू की जगह पे थीटा, तो पी ई वन माइनस कॉस थीटा। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क डन टू स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल रोटेट करने में। फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम से 180 रोटेट करने में, थीटा वन से, तो थीटा वन 180, यानी कि थीटा वन तो हो जाएगा जीरो, और थीटा टू कितना हो जाएगा 180, तो कितना आएगा, W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन कितना है, जीरो, माइनस कॉस 180 लिख देता हूं एक बार, कॉस 180, तो पी ई कॉस जीरो 1 माइनस ये कितना होगा, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी ई माइनस माइनस प्लस, तो 2PE, W इक्वल टू आ जाएगा 2PE। 180 डिग्री घुमाना है। अगर इक्विलिब्रियम से 90 डिग्री घुमाना है तो थीटा वन इक्वल टू जीरो और थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा 90, तो W आ जाएगा PE कॉस जीरो और माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए कितना आ जाएगा, PE। आंसर क्लियर, यस सर। ओके, ये हो गया डाइपोल का। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड इन अ क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट फ्लक्स कितना होता है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। इसको कहते हैं यूजेज, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहले तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, किसके कारण निकालना है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब मान लीजिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर है, हाँ, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना बताया था, K 2 लैम्डा अपॉन R,
के को वैसे तो ऐसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, लेकिन हम क्या करते हैं 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। हमें 2 की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण। दूसरा आता है सीट। सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आया था, E इक्वल टू सीट, किसी सीट, कोई कंडक्टिंग सीट है तो उसका आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालते थे, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल से। सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, ई इक्वल टू। ओके बच्चों, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट सीट का हो गया। अब आता है स्फीयर। स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फीयर एक होलो स्फीयर है जिसको क्यू चार्ज दिया गया है। ये क्या है, होलो स्फीयर। इसको कितना चार्ज दिया गया है, क्यू। कितना चार्ज दिया गया है, Q. क्यू चार्ज दिया गया है, क्यू। इस पे क्यू चार्ज है। अब इसका ये सेंटर है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस, सेंटर से कुछ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है, आर। एक तो यहां पर कुछ, एक हमें निकालना है एट द बॉडी, एट द बॉडी ऑफ स्फीयर, और एक निकालना है इसके अंदर, एक निकालना है इसके इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर तो देखो कितना होगा, जीरो। कितना होगा, 0. क्यों होगा, क्योंकि क्यू कितना है, जीरो। क्यू कितना है, 0. जीरो। और आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन R square. आर स्क्वायर। दिस इज कौन सा है, पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा पॉइंट चार्ज का था वैसा ही है, जैसा पॉइंट चार्ज का था वैसा ही है। अच्छा, सरफेस पे निकालेंगे तो सरफेस पे कितना आएगा, E इक्वल टू E के इक्वल टू क्यू के क्यू अपॉन अपॉन आर कैपिटल। स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर लगाना है यहाँ। और सरफेस ये है, सरफेस, सरफेस पर कितना हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये कहाँ है, सरफेस पर कैपिटल आर, और अंदर कितना होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज भी जीरो है। अच्छा, अंदर जीरो होगा क्योंकि चार्ज भी जीरो है, और अपना जो है बाहर आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, चलिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। गॉस थ्योरम ये तो कहती है कि नेट चार्ज बाउंड है। अब जैसे मान लीजिए अपना कोई क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ए इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर लिख गया, आर स्क्वायर लगा लेना यहाँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सेम ऐसा ही है जैसा कि हमारा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।